अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ें और चैप्टर का नाम है, हमें पता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपके पास बच्चों आज है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बना होता है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये आपके पास 7 नंबर का या 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसको आपने देखना है, ये डेरिवेशन टाइप है। मैं आपके सामने कंप्लीट लिखूंगा, कुछ चीज़ें एंड पे बताऊंगा जो एडिशनल आपको याद रखनी चाहिए, जो किताब में हमें डायरेक्ट नज़र नहीं आ रही। तो बच्चों इसमें सबसे पहले एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं, और जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है मेरे पास ए, उसके साथ स्मॉल ए कोफिशिएंट लिख देते हैं, बी और उसके साथ स्मॉल बी, इक्विलिब्रियम सी प्रोडक्ट है और उसके साथ स्मॉल सी है, और डी उसके साथ स्मॉल डी लिख दिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये कैपिटल ए और बी क्या है, तो ये रिएक्टेंट है बच्चों। सी और डी क्या हैं, ये आपके पास प्रोडक्ट हैं। स्मॉल लेटर ए बी सी डी क्या हैं, ये कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैं अगर इसको अप्लाई कर दूं बच्चों, तो जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर मैं आपसे कहता हूँ के सी फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा, आपको मैं पहले तो बताऊं के सी क्या चीज़ है बच्चों। के सी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। के सी को क्या पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो इसलिए हम कहेंगे के सी क्या चीज़ है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। क्या बच्चों मतलब मोलर कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसलिए केसी इस रिएक्शन का कैसे बनेगा, हम लिखने की टेक्निक हमें आती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की नीचे, और उनके कोफिशिएंट को उनकी पावर में लेके जाना है। तो हमारे पास इसमें आ जाएगा सी की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल सी, और डी की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल डी, डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल ए, और बी की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल बी हो जाएगा। ये हमारे पास है जी के सी फॉर दिस रिएक्शन। अगर मुझे कहा जाता है इसका के पी लिख के दिखाएं, ये आप समझ लें कि जितने मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इनकी फिजिकल स्टेट गैस है। आप ये ज़हन में रख लें कि जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद हैं इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो गैसियस फॉर्म में ये मुझे गिवन है। तो मैं आपसे कहता हूँ इसका के सी, अब आप के पी लिख के दिखाएं। तो पहले तो हमें पता हो के पी क्या चीज़ है बच्चों। के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर मेरे पास गैसेस की फॉर्म में होंगे और उनकी कंसंट्रेशन की यूनिट मुझे प्रेशर की फॉर्म में दी होगी, यानी एटीएम यूनिट होगी या आपके पास पास्कल यूनिट होगी, जब भी हमारे पास ये इनकी यूनिट कंसंट्रेशन की बजाय बच्चों मेरे पास यूनिट जो है वो पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में होगी, तो फिर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की जगह के पी लिखूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ के पी क्या चीज़ है, तो आप कहते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर इसको कहते हैं। ये याद रखें। एक इसमें एक लॉ भी हम पढ़ते हैं, हेनरी लॉ। वो क्या कहता है बच्चों, ये लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। यानी जहां पे आप मोलर कंसंट्रेशन लिख रहे हो वहां पे आप पार्शियल प्रेशर लिख सकते हो। तो के पी फॉर दिस रिएक्शन इज, बच्चों रिएक्शन यही फिक्स है। इस रिएक्शन का के पी कैसे लिखूंगा, तो इस रिएक्शन का के पी बन जाएगा, के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी, रिएक्टेंट के नीचे आ जाएगी, वही होगा। लेकिन इन ब्रैकेट्स को नहीं लिखूंगा क्योंकि ये ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन को इंडिकेट करती हैं। इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन अब मेरे पास कंसंट्रेशन की यूनिट प्रेशर की फॉर्म में है, तो इसलिए मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यानी प्रोडक्ट की प्रेशर और उसकी पावर स्मॉल सी हो जाएगा, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आपके पास आ जाएगा डी और उसकी पावर स्मॉल डी हो जाएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर हो गई, प्रेशर की फॉर्म में सिर्फ वही फार्मूला है, सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन की जगह पी आ गया।
डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर स्मॉल ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर स्मॉल बी हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा। बच्चों एक रिलेशनशिप है जो इनके दरमियान बाकायदा तौर पे हायर लेवल पे ड्राइव किया जाता है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो इसलिए रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी, रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी क्या होगा, के पी इक्वल होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ये हमारे पास फार्मूला है इसका, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं बच्चों। ये कहाँ से आया, इसकी बाकायदा डेरिवेशन है, लेकिन कभी आपसे पूछे के सी और के पी में क्या रिलेशन है तो याद रखें के पी इक्वल होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। अच्छा, के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें 4 पढ़ाऊंगा, चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इनकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, के सी की, के पी की, के एक्स की, के एन की, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं इनकी। अब इसमें आर क्या चीज़ है बच्चों, इसको आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। वेयर आर करके हम लिखने लगे हैं कि आर क्या चीज़ है, इसको आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो इसलिए मैं इसको अभी आइडियल गैस कांस्टेंट लिखने लगा हूँ, आइडियल गैस कांस्टेंट। कोई लोग इसको लिख देंगे जनरल गैस कांस्टेंट, कुछ लोग इसको लिख देंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, टी क्या चीज़ है, टेम्परेचर है बच्चों इन केल्विन। अब्सोल्यूट टेम्परेचर मैं उसको लिखने लगा हूँ। अब्सोल्यूट टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जो कि केल्विन स्केल में मेजर होता है, इसलिए अब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन स्केल वाले में टेम्परेचर पुट करना है। डेल्टा एन क्या चीज़ है बच्चों, डेल्टा एन इसमें है प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस कर दो। किसी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस, आगे जगह नहीं है बच्चों नीचे लिखने लगा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट के टोटल मोल में से किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल माइनस कर दो तो डेल्टा एन आ जाता है। ये हमारे पास के पी हो गया। अगर वो कहता है कि के एन इसके लिए लिख दें तो बच्चों के एन पहले हमें पता हो के एन क्या चीज़ है। के एन को पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये कौन सा है, जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की यूनिट मोल की फॉर्म में दी हो। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दी होगी तो के सी लिखेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की यूनिट प्रेशर की फॉर्म में दी होगी तो के पी लिखेंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स की फॉर्म में होगी तो के एन लिखेंगे। इसलिए इसको नाम देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in term of number of moles, equilibrium constant in term of number of moles, ये हम इसको नाम देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी रिएक्शन का के एन कैसे लिखते हैं तो वही फार्मूला है बच्चों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, कोफिशिएंट को पावर में ले जाओ, सिर्फ जहाँ पी लिख रहे थे वहाँ पे एन आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इस जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के एन कैसे लिखा जाएगा तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट यानी सी पावर स्मॉल सी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी पावर स्मॉल डी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पावर स्मॉल ए हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी पावर स्मॉल बी हो जाएगा। ये आपके पास है, सेम वही चीज़ आपके पास आ गई, सिर्फ आपने क्या किया कि जहाँ पे प्रेशर आ रहा था बच्चों वहाँ पे आपने एन लिख दिया। तो ये हमारे पास के एन है। अगर मैं आपसे कहता हूँ के पी को के एन से रिलेट करें तो इसमें हम लिख सकते हैं के पी एंड के एन आर रिलेटेड एज। बच्चों के पी और के एन को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास के पी और के एक्स के दरमियान क्या रिलेशन है तो हम इसमें हम रिलेशन लिखने लगे हैं के पी एंड के एन आर रिलेटेड एज। के पी इक्वल होता है के एन पी ओवर कैपिटल एन की पावर डेल्टा एन, ये होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। के पी केस एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पी टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेयर पी क्या है बच्चों, ये आपके पास टोटल प्रेशर है मिक्सचर ऑफ गैसेस का। पी जो है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी जो टोटल प्रेशर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस का वो के पी से डिनोट किया जा रहा है। कैपिटल एन क्या है, देखो डेल्टा एन तो पता है, प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करने होते हैं। डेल्टा कैपिटल एन क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। तो एन जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन के टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैपिटल N से लिखा जाएगा। एंड पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है के एन के बाद नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है और वो हमारे पास है Kx, जिसको मर्जी पहले आप एक्सप्लेन कर दें बच्चों, एंड पे रिलेशन देना है हमने। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ Kn क्या चीज़ है, तो बच्चों आप Kn को कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। हम इसको नाम देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बच्चों, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन की यूनिट है, इसको कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, ऊपर लिखे जाते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन ये चैप्टर 10 में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन अगर कोई पूछ ही ले तो बच्चों ये कंसंट्रेशन की एक यूनिट है मोल फ्रैक्शन, इसको कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kx कैसे लिखा जाएगा, वही टेक्निक है बच्चों। Kx लिखने का भी वही फार्मूला है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, और फिर इसी तरीके से जो उनके कोफिशिएंट है वो पावर में चले जाएंगे। सिर्फ इस वक्त मेरे पास कंसंट्रेशन की यूनिट मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, तो मैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ करूँगा। तो फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ C पावर स्मॉल c हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ D पावर स्मॉल d, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई। X क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A पावर स्मॉल a और मोल फ्रैक्शन ऑफ B पावर स्मॉल b हो जाएगा। ये फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। K अगर X मुझे लिखने को आ जाता है तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kx इज, Kp और Kx के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, तो एक याद कर लेना है Kp, ये भी डायरेक्टली आपकी बुक में गिवन है, वहीं से याद करने हैं। Kp इक्वल होता है Kx, P ओवर P की पावर डेल्टा n होता है बच्चों, ये हमारे पास है। इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 कह देता हूँ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ इसमें Kp Kx क्या है, तो आप कहते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। P क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। डेल्टा n क्या है, पता है, प्रोडक्ट के मोल में से किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट के मोल जो है वो माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इस पे बुक के लिहाज से ये टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चों इसमें कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है या ऐड करनी है वो ये हैं कि हम किस रिजल्ट पे पहुँचे। बहुत सारे क्वेश्चन हमसे छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस भी पूछे जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको चंद बातें बताऊँगा जो कि हमें लगता है कि हमारी किताब में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बुक में मौजूद हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती। अगर मैं कहूँ इक्वेशन 1, 2 और 3 को रिलेट करें बच्चों, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर रिलेटेड एज, तो इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है आपस में, तो राइट साइड इक्वल होंगी। तो इसलिए मैं लिखने लगा हूँ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर रिलेटेड एज। इनको अगर आप रिलेट करें तो बच्चों ये मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी कि मैं सबसे पहली वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, और मेरे पास सबसे पहली वाली इक्वेशन है Kp इक्वल होगा Kc और T की पावर डेल्टा n इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp Kn के दरमियान, तो इक्वेशन 2 के लिहाज से ये मेरे पास आ जाएगा Kn P ओवर कैपिटल N की पावर डेल्टा n इक्वल हो जाएगा। बच्चों इसमें हमारे पास नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp इक्वल होता है Kx के, तो इसलिए ये इसकी इक्वल हो जाएगा Kx P की पावर डेल्टा n हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। मैं आपसे कहता हूँ किस रिएक्शन में बच्चों डेल्टा n 0 होता है, तो आप कहते हैं कोई भी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो, जैसे N2 प्लस O2 2NO बनता है, N2 प्लस O2 2NO बनता है, प्रोडक्ट के मोल 2, रिएक्टेंट के टोटल मोल 2, तो डेल्टा n 0 आएगा। तो जिन रिएक्शन में डेल्टा n 0 होता है, व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू 0, यानी जिन रिएक्शन में डेल्टा n की वैल्यू प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करें 0 आएगा, तो उस केस में ये आपस में इनमें क्या रिलेशन बनेगा, तो आप कहते हैं Kp इक्वल हो जाएगा Kc और T की पावर 0 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा Kn P ओवर कैपिटल N की पावर 0 हो जाएगा, इक्वल टू Kx P की पावर 0 हो जाएगा। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो बच्चों पता है 1 होता है, किसी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 होगा, तो ये Kp इक्वल होगा Kc इक्वल होगा Kx
के एन इक्वल होगा के एक्स, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस रिएक्शन में आपस में बराबर होते हैं? आप कहते हैं जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल आपस में इक्वल होते हैं, उन रिएक्शन में ये चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में इक्वल होते हैं, और जिनमें ये आपस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल डिफरेंट होते हैं, उनमें ये आपस में डिफरेंट होते हैं। कुछ जो चीज़ें जो एंट्रेंस टेस्ट में मैंने देखा है कि लास्ट ईयर भी पूछी गई, तो चंद चीज़ें मैं आपको इसमें भी बताने लगा हूँ कि एक केस वैसे याद कर लें, ये आपको मल्टीपल चॉइस काम आएंगे। कि टॉपिक यहाँ पे बच्चों ख़त्म हो गया। जस्ट मल्टीपल चॉइस के लिए चंद बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर वो मुझे कहता है कि कोई रिएक्शन है, जैसे N2 है और हमारे पास O2 है, 2NO बना, मैं आपसे कहता हूँ इसके डेल्टा N निकालें तो प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल भी 2 हैं, आंसर 0 आया। तो मैं आपसे कहता हूँ इस केस में Kp जो होगा वो Kc के क्या होगा? तो आप कहेंगे इक्वल होगा। इस केस में ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इससे पता चला कि हमारे पास अगर डेल्टा N 0 आए तो फिर हमने याद कर लेना है Kp और Kc आपस में इक्वल होते हैं। ये आप समझ लें, साइड पे एक आपको टिप दे दी। अब इसी तरीके से और एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिस रिएक्शन में डेल्टा N लेस देन 0 आए, लेस देन 0 का मतलब क्या है? माइनस में आ जाए। उस केस में बच्चों हमारे पास Kp लेस होगा Kc से। जैसे मैं कोई रिएक्शन दे के पूछूं, मैं आपसे कहता हूं बच्चों मेरे पास एक रिएक्शन है, N2H2 से रिएक्ट करता है, NH3 बनता है, इसमें डेल्टा N क्या आएगा? तो आप कहते हैं डेल्टा N इसमें सर ये आएगा, प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल 4 हैं, आंसर -2 आ रहा है। -2 लेस देन 0 होता है, 0 से छोटी वैल्यू है -2। इसलिए इस केस में अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों Kc और Kp में क्या रिलेशन है, तो याद रखना है कि डेल्टा N लेस देन 0 हो तो Kp इज लेस देन Kc होता है। एक और हमारे पास है कि अगर हमारे पास डेल्टा N ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, हो सकता है। उस केस में हमें एक केस याद कर लेना है कि Kp जो होता है वो ग्रेटर होता है Kc से। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये कब होगा? जब डेल्टा N इक्वल टू 0 होगा। कोई रिएक्शन मैं आपसे कहता हूँ बच्चों बताओ, फॉर एग्जांपल, तो देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रिएक्शन है, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में प्लस Cl2 में, डेल्टा N निकालो तो प्रोडक्ट के मोल तो बच्चों आपके पास 2 हैं, दोनों के साथ 1 आ रहा है, रिएक्टेंट के मोल 1 है, आंसर आपके पास 1 आ रहा है, तो 1 तो 0 से बड़ा होता है। तो इस केस में Kp और Kc क्या होगा? Kp इज ग्रेटर देन Kc। ये बच्चों मल्टीपल चॉइस आते रहते हैं, इसलिए आज का टॉपिक बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को चीज़ें अच्छी समझ आ रही होंगी। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।